सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चुनौती हिमालय की पाठ का प्रश्न उत्तर भाग 2। तो शुरू करते हैं। चुनौती हिमालय की वाद विवाद। प्रश्न 1, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती थी? तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की वजह वहां पर हरियाली का बर्फ से ढक जाना होता है। तो बच्चों, हमने जब वीडियो हम देख रहे थे तो हमने वहाँ भी इसको देखा था कि वहाँ पे जो बर्फ़ से ढक गई थी और बिल्कुल भी वहाँ पे हरियाली या पेड़ पौधे नहीं थे, और जहाँ कहीं हमें पेड़ पौधा या कोई फूल दिखता था तो बड़ी ही नेहरू जी को उससे राहत मिलती थी। और यही वजह थी, हरियाली का ना होना ही यहाँ पे वजह है कि इसके उदास होने की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न आ गया, बताओ ये जगहें कब उदास और फीकी लगती है और यहाँ कब रौनक होती है? तो आपके पास यहाँ पे ये जगह के नाम दिए हैं: घर, बाजार, स्कूल, खेत। उत्तर आपके पास आ गया। सबसे पहले लेते हैं घर। जब सब घर में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं तो रौनक होती है। सब लोग बाहर चले जाएं या आपस में ना बोले तो फीका लगता है। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब हमारे घर में सब लोग इकट्ठे होते हैं, हमारे दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, आप लोग और आपके भाई बहन, तो आपको कितना अच्छा लगता होगा। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है, बहुत सारी रौनक होती है, सारे घर में रौनक होती है। और जब सब लोग बाहर चले जाते हैं या आपके जो बाहर से आए होते हैं, कोई ड्यूटी से आया होता है, कोई बाहर रहते हैं फैमिली मेम्बर, तो वो घर में वहाँ से चले जाएं तो आपको उसमें बहुत बुरा लगता होगा, जिसको हमने यहाँ पे बोला है कि आप कि फीका लगता होगा। या फिर घर में रहते हुए भी अगर सभी फैमिली के सदस्य आपस में बात ना करें तो भी बहुत फीका लगता है। अब चलते हैं आगे दूसरे की तरफ। दूसरे के बारे में आगे बाजार। बाजार हमें कब अच्छे लगते हैं और कब जो है वहाँ के फीके लगते हैं? बाजार लगने पर रौनक लगती है और बाजार समाप्त होने लगता है तो फीका लगता है। तो बच्चों, शहरों में कई बार छोटे छोटे बाजार लगते हैं, तो वहाँ पे जब वो बाज़ार की सुबह लगने लगता है तो काफ़ी रौनक होती है शुरू शुरू में, और जब दिन ढल जाता है, शाम के समय जब बाज़ार समाप्त होने लगता है तो वहाँ के पे वह फीका फीका हो जाता है। फीका मतलब जब लोग वहाँ पे होंगे ही नहीं, वो खाली खाली होगा तो उसे फीका फीका कहा है। तो बाज़ार जो है वहाँ पे फीका फीका लगता है। स्कूल। जब स्कूल लगा होता है तो रौनक होती है, जब स्कूल में छुट्टी होती है तो फीका लगता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जब आप लोग स्कूल में जाते हैं, जब सभी मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो आपको कितना अच्छा वहाँ पे लगता है। तो पूरे स्कूल में रौनक बनी होती है। और जब आपके वहाँ पे 3 बजे जब छुट्टी हो जाती है तो स्कूल बिल्कुल खाली हो जाता है। उसके बाद तो वहाँ फीका फीका लगता है। जैसे आजकल जो है आपने देखा है, कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है, तो स्कूलों में कोई भी रौनक वहाँ पे नहीं है। जब आपके अध्यापक स्कूल में जाते हैं तो उन्हें बहुत ही फीका फीका जो है महसूस होता है। या आप भी बीच में कहीं अपने अध्यापक से मिलने स्कूल गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ कोई भी बच्चे नहीं है, तो आपको भी वहाँ पे बहुत ही फीका फीका लगा होगा। आगे बात आती है खेत। खेतों में जब फसल लहलहाने लगती है और किसान उसमें काम कर रहे होते हैं तो रौनक रहती है। खेत कट जाने पर फीके लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, खेत से संबंधित तो आपके पास भी बहुत सारे खेत होंगे, आपके घरों में खेत है, तो आप देखते होंगे जब वहाँ पे फसल लगती है, कोई भी चीज़ उसमें लगी होती है तो कितना अच्छा लगता है। या आप लोग खेतों में काम करते हैं तो वहाँ पे रौनक बनी रहती है। और जब फसलें पक जाती है, खेत हम काट देते हैं, तो वहाँ खेतों में कुछ नहीं मिलता, तो वो खेत हमें फीके फीके लगते हैं। अगर इन बातों के अलावा भी आपके पास कोई और बात होगी तो आप इनमें इसको ज़रूर लिखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारी समझ से। प्रश्न आपके पास आ गया,
इस वृतांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसके बारे में लिखो। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपके आधारित है। अगर इस पाठ को पढ़ते पढ़ते आपको भी कोई अपनी ऐसी ही कोई यात्रा याद आ रही है तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। तो वह चाहे छोटी होगी चाहे बड़ी होगी, आप अपनी अपनी यात्रा का वर्णन, जब इस प्रश्न का उत्तर में आपने उनका वर्णन करना है। तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। एक बार मैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की यात्रा पर गया था। शाम के समय मैं बस में बैठ गया और सुबह जब आंख खुली तो मैंने हमारी बस को हिमाचल प्रदेश की घुमावदार पहाड़ी रास्तों में पाया। वहाँ का रास्ता खतरनाक था। इन रास्तों में कहीं एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ पहाड़। ये बहुत भयानक लग रहे थे। कई घुमावदार रास्तों से निकलकर हम गांव की तरफ पहुंचे। इन पहाड़ों पर बस की गति धीमी होती है। हम सुबह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, जहां से बर्फीली चोटियां सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। बहुत ही सुंदर दृश्य था। इसको देखकर रास्ते की सारी थकावट दूर हो गई। तो बच्चों, आप भी कुछ इस तरह का, अगर आपने कहीं भी यात्रा की है, अपने घर से कहीं भी आप बाहर गए हैं, चाहे वो अपने ही ज़िले के अंदर क्यों ना गए हो, तो आप इस तरह की कोई भी यात्रा का वर्णन जो है इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने आ गया, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? तो बच्चों, आपने वीडियो के अंत में देखा होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो खाई में गिर गए थे और उसी तरह की आगे भी बहुत सी खाइयाँ थी। एक खाई, उस खाई से तो वो बाहर निकल आए थे, लेकिन आगे उनके पास उन खाइयों को पार करने के लिए उचित सामान नहीं था, जिस वजह से उनको वहाँ से वापस आना पड़ा था। तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र आधा छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे जाने के लिए आवश्यक सामान नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे? हाँ, तो प्यारे बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि वो आपस में रस्सी से बांधे हुए थे। उन्होंने अपने शरीर को रस्सी से बांधा हुआ था और एक चेन बनाई हुई थी कि जितने भी वो लोग थे उन्होंने रस्सी को एक ही रस्सी सबके सब वो बंधे हुए थे। तो आपने देखा था कि जब जवाहरलाल नेहरू खाई में गिरे थे तो रस्सी के सहारे ही वो बाहर आए थे। तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। जवाहर, किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे क्योंकि यदि वे पहाड़ से गिर जाए तो रस्सी के सहारे लटक कर बच सके। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी रस्सी के सहारे खाई से ऊपर आ गए थे और उससे बच गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं? तो बच्चों, बहुत से लोगों को शौक होता है कि पहाड़ों पर चढ़ने का, और वही नेहरू जी को भी शौक था, तो इसलिए वो भी वहाँ पे इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया था। तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। कुछ लोग पर्वतारोहण शौक व मनोरंजन के लिए करते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना उनके लिए चुनौती होता है और उसे जीतना उनके जीवन का उद्देश्य होता है। कुछ लोगों के लिए यह जीवन का साधन होती है। प्रश्न नंबर 4 का ख, ऐसे कौन से चुनौती भरे काम है जो तुम करना पसंद करोगे? तो प्यारे बच्चों, यह प्रश्न आप लोगों के लिए है कि आप कौन कौन से काम करना चाहोगे जो चुनौती से भरे हुए हो, जिसमें आपको करने में भी मज़ा आए और कठिन भी हो। तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी तरफ से यहाँ पे लिख सकते हो, जो जो काम आपको अच्छे लगते हैं। तो आपकी मदद के लिए उत्तर मैं बताता हूँ। विद्यालय में सबसे अधिक अंक लाना, खेलों में प्रथम आना, कुछ साहसिक कार्य करना मैं पसंद करूँगा। तो आप इन कार्यों को भी, अगर आपको लगता है इसमें कुछ और जोड़ना है, तो आप इसमें जोड़ सकते हो। बोलते पहाड़, उदास फीके
बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव है। यहाँ निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे और भी वाक्य हैं, जैसे बिजली चली गई, चांद ने शर्मा कर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। इस किताब के दूसरे पाठों में भी ऐसे वाक्य ढूंढो। तो आपके सामने वाक्य आ गए। अन्य वाक्य इस प्रकार है। बर्फ चुपचाप गिर रही थी, जिसकी नंगी शाखों पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ धूप सेंकने के लिए अपना चेहरा बादलों से बाहर निकाल लेती थी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। हमारा यह चैप्टर भी समाप्त होता है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।